के 5:30 बज रहे हैं और धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा फेरबदल इन रुझानों में हो रहा है। 126 पर एनडीए अभी बनी हुई है और महागठबंधन 107 पर, और अब धीरे धीरे ये नतीजों में तब्दील हो रहा है। एक एक करके आपको सीट वाइज हम बताएंगे कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से हारा। लेकिन इस बीच आरजेडी का नीतीश पर बड़ा आरोप सामने आया है। रिटर्निंग ऑफिसर से फोन पर बात कर रहे हैं नीतीश, ये मनोज झा ने कहा है। आरजेडी 86 सीटों पर आगे चल रही है, दावा कर दिया है मनोज झा ने और कहा है नीतीश कुमार फोन पर बात कर रहे थे, कुछ ही घंटों में बहुमत का आंकड़ा हम छुएंगे। विश्वास अभी भी पक्का है। रोहित, बिल्कुल। मनोज झा आपसे कुछ देर पहले भी आए थे, उन्होंने बाइट भी दी थी और बाकायदा उन्होंने ये कहा भी था कि हम चुनाव जीतेंगे। अब वो इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि वो रिटर्निंग अफसर से फोन पर बात कर रहे हैं, जीत का दावा भी कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा वही सुनिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने से ये बिहार की अपनी सरकार बनने वाली है, अपनी। उसको कोई रोक नहीं सकता। बस माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी विदाई सुनिश्चित है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आरओ को फोन कर करके प्रोसेस स्लो मत कराइए। विलंब से ही सही, हारना आप ही को है। पोस्टल बैलेट की गिनती आधी रोक दी गई है। क्यों रोक दी गई? मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि जाते जाते और कलंक अपने माथे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ना लें, ये सुनिश्चित है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपका डेटा बता रहा है हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गए और हम तकरीबन 86 सीट पे, टीवी दिखा रहा है 75, हम अकेले 86 सीट पे आ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं बहुमत का आंकड़ा 2 घंटे बाद हम छुएंगे। बस माननीय मुख्यमंत्री जी जाते जाते आरओ को फोन करके मशीनरी के दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे। जेडी की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि हम लगातार स्थानीय नेताओं के साथ संपर्क में हैं और हम लगातार बढ़त बना रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मनोज झा ने बड़ा आरोप लगा दिया, कहा रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर रहे हैं और जो काउंटिंग की प्रोसेस है उसे धीमी किया जा रहा है। देर से ही सही, लेकिन जीतेंगे हम ही। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं मनोज झा। लगातार खास पैनल भी हमारे साथ बना हुआ है। हमारे साथ मनीष जी हैं, राणा जी हैं, हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, दीपक झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, ये कैसा आरोप लगा रहे हैं मनोज झा? ये कहीं हार की खुशियार तो नहीं? सही साबित, आरोपों से साबित हो गया कि उनको भी पता है कि हार बहुत करीब है अभी फिलहाल। और अब हम अलग तरह का एक डेटा दिया, आपका न्यूज चैनल और हिंदुस्तान की जो तमाम मीडिया है डेटा दे रही है, मनोज झा ने बिल्कुल उसके विपरीत डेटा दिया है। जहां तक बात है ठीक है, चलो अच्छा है, 2 घंटे और इंतजार कर लें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इस तरह का आरोप तो लगते ही रहेंगे। अभी एमपी में भी एक आरोप लगा है जहां पर एक एमपी के बेटे ने चुनाव आयोग के ऑफिस में जाकर हंगामा किया है। और मध्य प्रदेश में तो बहुत पहले दिग्विजय सिंह ने बोल दिया था, कहा था ईवीएम हैक हो जाएगी, ईवीएम हैक हो सकती है। आज फिर वही बात दोहराई है। एक चीज बताइए ना, यहाँ पर इनको ईवीएम हैक का तो सबसे पहले पुरानी कहानी है। 2014 के बाद से जहां जहां कांग्रेस और बाकी दल जीते हैं वहां ईवीएम ने ठीक काम किया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां वहां पर ईवीएम खराब रहा है। आप डिसाइड कर लीजिए कि खराब है कि ठीक है। हाँ। क्योंकि अभी झारखंड के चुनाव में ईवीएम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था और लाजवाब तरीके से उसने रिजल्ट भारतीय जनता और कल तक भी ये ईवीएम ठीक काम कर रहा था। कल तक ईवीएम पर कोई सवाल नहीं था। जब एग्जिट पोल के नतीजे हर चैनल दिखा रहा था। दीपक, ऐसा क्यों? नतीजे बदले, रुझान बदले तो आज कोई और सुर। आज ईवीएम पर भी सवाल हो रहा है। आज कह रहे हैं मनोज झा के रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर रहे हैं नीतीश, और वो लगातार काउंटिंग का जो प्रोसेस है उसे धीमा करवा रहे हैं। अच्छी बात है। स्वस्थ परंपरा में, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री को घर पे बैठ के आराम करना चाहिए था। लेकिन अगर वो अपने आरोप से खबर ले रहे हैं, उसको बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। परिणाम कुछ भी होंगे, पार्टियों को, लोगों को शर्माते भी होगा। लेकिन दूसरी बात मैं कहता हूँ, ईवीएम में सवाल की बात नहीं है। ईवीएम से चुनाव कराना नहीं चाहता जब कोई देश का व्यक्ति या नेता लोग और किसी पार्टी का नेता। जब हम कहते हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए तो क्यों नहीं कराते? ईवीएम से अमेरिका में मोदी जी का दोस्त है अमेरिका, ट्रंप हार गए, बैलेट पेपर से वहां पे चुनाव होते हैं। मोदी जी तो अमेरिका की हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। मोदी जी तो सारी दुनिया को हिंदुस्तान में लाना चाहते, तो मोदी जी और उनकी कंपनी जो है चुनाव कराने के लिए बैठा रखे हैं। संस्थाओं को ध्वस्त कर रखा है, सभी संस्थाओं को। तो उस पर सवाल न बनता है।
ईवीएम की बात नहीं, जब हम बात करते हैं ईवीएम में हम कभी भी छेड़खानी कर सकते हैं, ईवीएम है कभी भी कर सकते हैं, तो ईवीएम में छेड़खानी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लेकिन देखिए दीपक भाई, जो व्यवस्था है वो सबके लिए है ना। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के लिए अलग ईवीएम होती है या बीजेपी के लिए अलग ईवीएम होती है। जो व्यवस्था है वो सबके लिए है, लोकसभा चुनाव के लिए भी वही है और बाकी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी वही है। हर स्टेट में चुनाव हो रहा है उसके लिए ईवीएम है। तो ऐसे ईवीएम को बार बार दोष देना अपनी सहूलियत के हिसाब से, ये तो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल नहीं रोहित भाई, मैं सहूलियत के हिसाब से नहीं, मैं मान करता हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो क्या गलत है। आपको नहीं पता कि अब जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो किस तरह से लूट मार मचती थी, आपने देखा नहीं था? नहीं, अमेरिका क्यों कराता है बैलेट पेपर से चुनाव, ये बताइए। मोदी जी का तो दोस्त है ट्रम्प, मोदी जी का बहुत भरोसेमंद है। नहीं तो आप अमेरिका पे मत जाइए ना, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए ना कि हिंदुस्तान में ये व्यवस्था है, हिंदुस्तान में व्यवस्था सबके लिए है। ऐसा तो नहीं है कि किसी चुनाव के लिए अलग है, किसी चुनाव के लिए अलग है। हर चुनाव के लिए एक जैसी व्यवस्था है। इसमें कुछ चुनाव आप भी जीते हैं, पंजाब का चुनाव कांग्रेस भी जीती है, वहां तो आपने सरेंडर नहीं किया कांग्रेस ने कि हम चुनाव जीते हैं, ईवीएम पे सवाल है, ये लीजिए हम अपना इलेक्शन जीता हुआ सरेंडर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं किया था वहां पर। अरे हम जीते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम ईवीएम पे सवाल ना उठाए, हम कह रहे हैं कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हम जीत हो या हार हो भय नहीं है, लेकिन ईवीएम से अगर ना कराने की चुनाव नहीं, लेकिन ये स्वस्थ परंपरा का हिस्सा नहीं है कि चुनाव अभी रुझानों में अगर अप एंड डाउन हैं कुछ, दीपक भाई रुझानों में अप एंड डाउन हैं, तो आप ये कह दें वहां बैठकर मनोज झा ये कह दें कि भाई वो तो रिटर्निंग अफसर से फोन पे बात कर रहे, पता नहीं क्या उनको निर्देश दे रहे हैं। इस तरह की चीजें सिर्फ और सिर्फ ये इंगित करती हैं कि ये खिसियाहट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने मांग किया था कि ईवीएम की जगह बैलेट होना चाहिए और किताबें में लिखी है भाजपा के नेताओं ने इस पर। तो भाजपा का भी यही चाल चरित्र है, तो अपने हिसाब से अपनी सहूलियतों तय करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने खुद मांग किया था, 2009 में मांग किया था, इसलिए भाजपा इसलिए अरे टेक्नोलॉजी आप अपने हिसाब से करते ना, टेक्नोलॉजी जब आप जैसे हैकर बैठे हैं तो गलत हैकिंग करेंगे ना, टेक्नोलॉजी से कोई गुरेज नहीं है। रोहित भाई जब हैकर्स अगर भाजपा की तरफ बैठे हो तो इसे हैकिंग से बचाना, हैकिंग से कौन बचाएगा, हैकिंग से कौन बचाएगा, हैकिंग से मशीन को कौन बचाएगा? ये लोग हैक करते हैं ना, ईवीएम से चुनाव कराना गलत बात नहीं है, लेकिन हैकर्स जो भाजपा की आईटी सेल बैठी हुई है 5 शहरों में 10 शहरों में, कैसे हैक करना है, कब करना है, क्या करना है, किसको कहां पे वोट मैनेज करना है। दीपक भाई जब हैकाथॉन बुलाया था चुनाव आयोग ने और खुला सामने ईवीएम रख दिया था, कहा था आइए हैक कर लीजिए, बताइए कौन सा कांग्रेस का नेता है, कौन सा आईटी एक्सपर्ट आके उसको हैक करने में कामयाब रहा था? कुछ लोगों ने कोशिश की थी, खो कुछ नहीं पाया था। उस टाइम क्यों नहीं किया हैक? देखिए नेता अगर आईटी एक्सपर्ट होते तो वो बात अलग होती, लेकिन मैं आपको एक बात, सिर्फ बातों में एक्सपर्ट होते हैं बस नेता सिर्फ बातों में एक्सपर्ट होते हैं। मनीष जी कल तक कोई सवाल नहीं उठा रहा था। कल ईवीएम सबको ठीक लग रही थी, एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद थे सब। आज हर चीज में कमी है। हम क्यों ना कहें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए रचना, मुझे तो ऐसा लगता है दीपक झा बिहार के चुनाव को ले जाकर बाइडेन और हैरिस के साथ जोड़ रहे हैं, यानी बिहारी जिस तरह से वो इसकी तुलना कर रहे हैं, ये अपने आप में बेतुकी तुलना है कि वहां पर पोस्टल बैलेट को लेकर वहां समस्या हुई तो यहां भी ये हो रहा है, ऐसा मनोज झा ने भी कहा। लेकिन जहां तक बात की जाए कि ईवीएम अगर इनके हक में नहीं तो बिल्कुल खराब है, ये हैक कर दिया गया। उदित राज को भी हमने सुना, तो इस तरह की बातें चलेंगी, गाल बजेंगे। सबको इंतजार है कि पूरे फाइनल अंतिम नतीजे आए और उसके बाद ये आत्मचिंतन करें। इनकी स्थिति तो ऐसी है, इनके पास नेता यानी कि प्रत्याशी खड़े करने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, जमीनी हालात जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे कि सांगठनिक बदलाव करना जरूरी है, संगठन को मजबूत करना जरूरी है। असम का भरोसा नहीं, जिस तरह राणा भाई कह रहे थे कि 6 महीने के भीतर बिहार चुनाव के नतीजों की आंच असम, बंगाल सब जगह पहुंचेगी, तो आपको तैयारी वो करनी चाहिए। कार्डर आपके पास है नहीं, बस गाल बजाने से काम नहीं होगा। दीपक जी मनीष जी आप ऐसे मत कहिए, इतनी मेहनत से चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है, 2 रैलियां करने के बाद इनके युवराज जाकर बैठ गए शिमला के 5 स्टार होटल में। वो इतने ज्यादा थक गए, इतना काम करने के बाद वो वहां पर गए हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी संगठनात्मक काम करे हैं, 100 से ज्यादा रैलियां की है राहुल गांधी ने। जब वो थक गए शिमला के वाइट फ्लावर में जाकर, वो अभी विश्राम पर है। आप एक काम और करिए ना, 2 कमरे और बुक करा दीजिए तेजस्वी जी के लिए और एक तेज प्रताप
करने के लिए साथ में रहेंगे तो बेहतर रहेगा, थोड़ा मन भी बहलता रहेगा। शिवम, एक सवाल है, देखिए कांग्रेस के पास, ठीक है, कांग्रेस की जमीन अपनी कमजोर है, कांग्रेस के पास नेतृत्व जो है वो सवालों में रहता है, संगठन को लेकर के भी, और जिस तरह से राजनीति कांग्रेस करती है, जिस तरह के चुनाव वो लड़ती है उत्तर भारत के, तो खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, अब पश्चिम बंगाल भी। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, जो फेज 3 बिहार में अभी जो चुनाव हो रहे हैं जिसके नतीजे आ रहे हैं, फेज 3 जहां 78 सीटों के लिए मतदान हुआ, उस इलाके में योगी जी और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने यह बयान दिया कि सीए के जरिए वो तमाम लोग जो यहां आकर के घुसपैठ किए हुए हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने इस दौर में कहा कि आप सब लोग यहीं के हैं, आपको बाहर क्यों किया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने अपनी जो राजनीति होती है उसका जो सबसे मजबूत हथियार है पोलराइजेशन का, उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उसको पता है कि इस इलाके में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। और फिर आप देखिए कि उन 78 में से 55 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं एनडीए के। अब देखिए दो चीजें हैं, एक चुनाव के वोटिंग के ठीक पहले एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान कि यह मुल्क जो है हमारे दादा के परदादा के दादा के दादा का है, क्योंकि वो यहां हिंदुस्तान में आए, ये हमारी मिल्कियत है। अब उन्होंने ये कहा कि ये हमारी मातृभूमि नहीं है, कहने का आशय ये था ये हमारी मिल्कियत है। एक तो ये सिग्नल, ये मैसेज मैंने उस समय भी कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान उस इलाके के लिए, बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है, और एमआईएम और बाकी विरोधी दल हैं उनके लिए नुकसान का सौदा है, पोलराइजेशन होगा। और बीजेपी ने ऊपर से कहा कि यहां जितने भी लोग हैं वो सीआईए के जरिए जो घुसपैठी हैं बाहर जाएंगे। अब यह जो बाहर जाने वाली बात थी और असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों ने आपस में मिलकर के इतना मजबूत काम कर दिया कि पोलराइजेशन उस इलाके में हो गया है। और शिवम, जो आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है, दरअसल फायदा वो आपकी जो बुनियादी राजनीति है उसका है। देखिए राणा साहब, आपने बहुत, देखिए राणा जी, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ जहाँ तक सीएए की बात है, आप इसको चाहे पॉलिटाइजेशन से जोड़ लीजिए, हिंदू मुस्लिम से जोड़ लीजिए, किसी भी चीज से आप जोड़ सकते हैं, आप उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन दीपक भाई आपके पास आ रहे हैं अभी। शिवम ये शिवम के लिए था राणा जी का सवाल, आपके पास आ रहे हैं। एक राष्ट्रहित का मुद्दा है, और जहां तक बात सीएए को लेकर है उस पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा से बड़ा क्लियर रहा है। हम बिहार में अभी आ गए हैं, अगर नहीं भी आते तो भी स्टैंड यही क्लियर, और ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, या ना ही बिहार के ये लोग, लेकिन हाँ शिवम देखिए क्या है कि आप कहते हैं कि सीए एक ऐसा कानून है जिसके जरिए हम नागरिकता देते हैं, नागरिकता छीनते नहीं हैं, लेकिन जहां उसका इस्तेमाल करना होता है आप कहते हैं कि सीए के जरिए हमने जिनको नागरिक बनाना था बना लिया। संकेत आप ये देना चाहते हैं कि जिनको नहीं बनाया उनके लिए अब यहां जगह नहीं है तो वो बाहर जाएंगे। अब बाहर जाने की जो बेचैनी जिस कौम में होती है वो कौम लगातार आक्रामक होती जाती है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है और घी में आग का काम ओवैसी साहब कर देते हैं। तो ये जो ओवैसी साहब को आपकी टीम बी टीम कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता है। यह थर्ड फेज में अगर बीजेपी बहुत ताकतवर है या एनडीए बहुत ताकतवर होता हुआ दिख रहा है तो इसका कारण यही है कि बीजेपी ने अपना जो हथियार है वो ठीक से चला और ओवैसी साहब ने बीजेपी की टीम बी के तौर पर काम वहां बहुत अच्छा किया। देखिए पहले तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि बात बहुत क्लियर है, 2 पेजेस और 1 लाइन का सीएए बिल है और हिंदुस्तान में करीब सभी भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो अगर किसी को भी कोई भी लगता है या कोई भी डराता है, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई भी, वो कृपया करके इंटरनेट पे, आजकल तो जमाना व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का है, जाकर पढ़े। वहां पर कहीं पर भी इस देश के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जाने का कोई क्लॉज है ही नहीं। अरे हमने कहाँ कहा, मुस्लिम, सिख और ईसाई, हम तो आप कहते ही हैं कि हमने नागरिकता दी इसके जरिए जी, लेकिन आप इशारा साथ में ये भी कर देते हैं कि हमने जिनको दे दी उनको दे दी, जिनको नहीं दी उनके लिए खतरे की घंटी बजा देते हैं आप। मैं तो सिर्फ ऐसा कहना चाहता हूं कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग इस देश में आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। ठीक है, बिल सिर्फ ये कहता है कि शिवम रोक रही हूँ आपको रोक रही हूँ इस बीच। बड़ी खबर, क्योंकि लगातार हम वोटों की गिनती पर बात कर रहे हैं और बड़ी खबर ये, बड़ा अपडेट ये कि बिहार में अब तक 2,60,00,000 वोटों की गिनती हो चुकी है। बाकी बचे हैं 1,56,00,000 वोट, उनकी गिनती हो जाएगी तो साफ हो जाएगा कि बिहार में आखिर किसकी बन रही है सरकार। कुल 4,16,00,000 लोगों ने वोट डाला है, जिसमें से अब तक 2,60,00,000 वोटों की गिनती हो चुकी है। मनीष जी, कम हो रहा है।
देखिए, हमारी जो टैली या जो रुझान हम दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए 130 एनडीए और महागठबंधन 111, यानी 1, 2, 3 और 111 12 का फर्क है। ये अपने आप में बहुत रोचक अंतिम स्कोर की तरफ ले जाता दिख रहा और ये देखिए, आपकी बात करते करते ही फासला एक और कम हो गया, अब 10 का अंतर है। जी, जाहिर सी बात है, कुछ ही देर बाद इंडिया न्यूज पर लोग देखेंगे, हमारे दर्शक जो इस समय सुबह से टकटकी लगाए एक एक नतीजे का विश्लेषण देख रहे हैं, आईपीएल के बारे में भी जानेंगे और इंडियन पॉलिटिकल लीग बिहार को भी। एक मैच फाइनल उधर भी है, लेकिन ये जो है यह भी लगता है कि फाइनल राउंड में जैसे 2020 मैच होता है वैसे ही होने लगा है। 122, 121 और 13, अब ये 8 का फासला रह गया है। जो फासला पहले 20-22 का चल रहा था, अब वो 8 का फासला रह गया है। शिवम त्यागी मनोज झा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमको पता है कि हम 85 सीटें लेकर के आगे हैं, सबसे बड़ा दल हैं और थोड़ी ही देर में समीकरण बदल जाएगा, हम सरकार बनाएंगे। अगर यह आंकड़ा बदल जाता है तो ऑन अ लाइटर नोट मैं कहना चाहता हूं कि ज्योतिषाचार्य का एक शो आता है, मनोज झा बहुत ही सम्मानित पॉलिटिशियन है, वो इस तरह से अगर इतने प्रेडिक्शन सटीक कर सकते हैं तो इंडिया न्यूज पर भी उसको लेकर शो करें, कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, जहां तक उनका कहना है, मैं सम्मान करता हूं, किसी इस पॉलिटिकल फिटमेंट में हर किसी को अधिकार है कि जब तक आखिरी वोट गिनती ना हो जाए तब तक वो अपनी जीत की उम्मीद लगा सकते हैं। भाई राहुल गांधी शिमला में बैठकर 5 स्टार में अपनी जीत की उम्मीद लगा रहे हैं और उनके लिए पॉलिटिकल बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर दीपक झा अगर ये कर सकते हैं तो आरजेडी तो कर ही सकती है, उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन सच्चाई जो है वो वोट पर है और मैं भी यहीं पर हूं, आप भी यहीं पर हैं, आप भी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपने भी बिहार देखा है, मुझसे ज्यादा देखा है, आपने अपना जीवन वहां बिताया है। उस 2005 के पहले वाले बिहार में कोई बिहारवासी नहीं जाना चाहे, उस जंगल राज में कोई नहीं जाना चाहेगा। वोटिंग का परसेंटेज और ट्रेंड जो है आपके सामने है। बहुमत में ये सब बातें अभी जो है कि अभी एक तरफ से इलेक्शन कमीशन से अभी आ जाने दीजिए कौन कौन जीता है। यह लगभग बराबर का मामला हो गया है और एक नौजवान नेता 31 साल की उम्र का, वो आरजेडी की कमान संभालता है, अपने साथ कांग्रेस और वामपंथी दलों को जोड़ता है और बीजेपी जेडीयू के गठबंधन के खिलाफ जो 15 साल से सत्ता में है, जो सत्ता दिल्ली में है, जो सत्ता पटना में है, और यह पूरी फौज एक तरफ हो जाती है और उस आदमी की अगुवाई में एक गठबंधन एक तरफ होता है। लड़ाई देखिए बराबरी की है, इसलिए तेजस्वी यादव की अगुवाई, उनका नेतृत्व जो है वो एक सफल नेतृत्व रहा है। उन्होंने कहीं न कहीं बिहार की जनता को यह समझा बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ा दिलचस्प मोड़ सामने आया है। ये जब से एनडीए ने बहुमत बनाई थी, आज ये पहला मौका है जब स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से एनडीए पीछे चला गया है। हालांकि बहुत माइनर अंतर है, 122 पे क्लियर मेजॉरिटी है, एनडीए 121 पर आ गया। ये पहला मौका है जब से एनडीए ने सुबह से 10 साढ़े 10 बजे के बाद से बढ़त कायम की है, उसके बाद से पहला मौका है जब एनडीए क्लियर मेजॉरिटी से पीछे चला गया है। फिलहाल की जो टैली है वो ये बता रही है कि एनडीए 121 सीटों पर और महागठबंधन 113 सीटों पर, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कुल 8 का रह गया है। और एक बदलाव और हुआ है रोहित, एक बदलाव और हुआ है। बीजेपी 71 सीटों पर आगे चल रही है और आरजेडी 74 सीटों पर आगे चल रही है। जो अभी तक सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी वो अब आरजेडी बनती हुई दिख रही है और दोपहर बाद ये बड़े चेंजेस हैं और जिसका जिक्र बार बार मनीष जी और राणा जी कर रहे थे। हो सकता है जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही होगी वैसे वैसे ये बदल जाता है। अगर एनडीए महागठबंधन से पिछड़ जाता है तो सिर्फ उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार एलजेपी पार्टी होगी। एलजेपी ने अपने लिए तो कोई सीट नहीं अख्तियार की, लेकिन एलजेपी ने जेडीयू का बहुत नुकसान कर दिया है। जेडीयू की कम से कम 18-20 सीटें खराब कर दी हैं। जिन सीटों पर जेडीयू की जीत लगभग तय थी, उन सीटों को उसने आरजेडी के हिस्से में डाल दिया है। और इस तरीके से अगर एनडीए महागठबंधन से पिछड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ एलजेपी की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, नित्यानंद राय इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो देख लेते हैं। शहीद हुए हैं, ऐसे वीर शहीदों पर इस देश को नाज है, देशवासियों को नाज है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी सबकी ओर से, यहाँ चूंकि बिहार के रहने वाले हैं आशुतोष, कैप्टन आशुतोष, तो इस घड़ी तो दुख की है, परिवार वालों को ईश्वर धैर्य दे। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें पहला मौका है, ये पहला मौका है जब रुझानों में एनडीए बहुमत से पीछे हो गया है और यह भी पहला मौका है जब सबसे बड़ी पार्टी जो कि अब तक बीजेपी थी उस पोजीशन को अब लीड कर लिया है आरजेडी ने। मनोज झा कह रहे थे हम 86 पे आ गए, 86 पे तो नहीं लेकिन 74 पे आरजेडी इस वक्त आगे चल